हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्ज़ाम में। आज हम हाई स्कूल का पेपर लेकर आए हैं दोस्तों। आज हम हाई स्कूल का पेपर लेकर आए हैं आपके समक्ष। हाई स्कूल का हिंदी का पेपर लेकर आए हैं जो 2019 में आया था। आप यहाँ पे देख रहे हैं पूरा पेपर की कॉपी आपके सामने हम ला के रख दिए हैं। आपके सामने यहाँ पर देखिए, 1 मिनट। हाँ, तो दोस्तों पूरा पेपर आपके सामने भी सॉल्व करवाया जाएगा और आप देखिए और इसका लाभ उठाइए। देखिए किस तरह से प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो 2019 का ये पेपर है और किस चीज़ का पेपर है, तो हिंदी का पेपर है, केवल प्रश्न पत्र। देखिए पेपर में आपको पहले यही मिलेगा। वहाँ पे मिलता है आपको 2019 का पेपर मिलेगा जिसमें केवल हिंदी केवल प्रश्न पत्र लिखा रहेगा। और अगर समय की बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। कितनी देर मिलती है? तो दोस्तों आपको 3 घंटे 15 मिनट आपको क्या मिलते हैं? समय मिलती है पेपर करने के लिए। और पूर्णांक कितने अंकों का होता है? तो 70 अंकों का आपका ये पूर्णांक होता है। कितने अंकों का होता है? तो 70 नंबर आपको इसमें मिलने रहते हैं। अब अगर आप पेपर स्टार्ट करते हैं तो आपको पहले क्या ध्यान ध्यान देना रहेगा? तो आप देखिए आपका एकदम पेपर ही है ये 2019 में जो पिछले साल आया था या 2019-20 वाले में, वो पूरा पेपर आपको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। तो आपको पहले क्या करना रहेगा? नोट पर यहाँ पे जो लिखा है इसको पढ़ना रहेगा कि ये कहना क्या चाहता है, क्योंकि आपको हर एक चीज़ पे ध्यान देना रहेगा। तो यहाँ पे लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो ये आपको यहाँ पे जो 3 घंटे 15 मिनट आपको मिल रहे हैं, तो 3 घंटे तो आपको पेपर सॉल्व करने हैं। कितने? 3 घंटे पेपर सॉल्व करने हैं। और प्लस के जो 15 मिनट है उसमें आपको शुरू में क्या करना रहेगा? आप प्रश्न पत्र को पढ़िए और उसके बाद फिर उसको कीजिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से अगर हम लोग अब बढ़ते हैं किसके तरफ? प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं? तो आपका जो पहला प्रश्न दिया रहेगा, तो पहला प्रश्न आपका कुछ इस टाइप का दिया रहेगा। यहाँ पे देखिए, ये आपका प्रश्न दिया रहेगा। और अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे ये देखिए, ये 1 नंबर का प्रश्न रहता है, क्योंकि ये बहुविकल्पीय प्रश्न रहता है, तो ये 1 नंबर का प्रश्न रहता है। तो ये प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है। मतलब इसमें से 4 कथन आपको दिए हैं जिसमें से 3 तो गलत हैं, 1 ही सही है। उसे पहचान कर लिखिए। आपको क्या करना रहेगा? उनमें तीनों में से, चारों में से एक को पहचानना रहेगा और उसको लिखना रहेगा। तो इसमें अगर देखें तो पहला कथन दिया हुआ है। पहला कथन हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला कथन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला देखिए पहला कथन। यहाँ पे पहला कथन दिया हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो ये कथन आपका गलत है दोस्तों। क्यों गलत है? क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कवि नहीं, एक लेखक हैं। वो क्या करते हैं? कवि काव्य में आपने उनको नहीं देखा होगा, वो एक लेखक हैं, वो गद्य लिखते हैं। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्या लिखो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो ये क्या लिखो रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। अगर दो दो भी गलत हो गए, तीसरा देख लें तो तीसरा दिया हुआ है, ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो ये भी गलत है, ध्रुव स्वामी को जयशंकर प्रसाद जी ने नहीं लिखा है। अगर चौथे नंबर पर देखें तो चौथे नंबर पर यहाँ पे दिया हुआ है, मुंशी प्रेमचंद्र एक समालोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो सही बात है, मुंशी प्रेमचंद्र एक समालोचक हैं। तो इसमें से सही कौन सा होगा? तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर जो होगा वो 4 नंबर होगा। कौन सा होगा? 4 नंबर प्रश्न नंबर सही होगा। ये आपको डालना रहेगा। प्रश्न नंबर 1 के का उत्तर उसमें डालिए ऑप्शन नंबर 4 और उसमें लिखिए मुंशी प्रेमचंद्र एक समालोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। आपको ये लिखना रहेगा। उसी तरह से अगर देखें तो आगे क्या देता है, तो प्रश्न नंबर 1 के का तो हो गया। अब देखते हैं खा। खा में क्या पूछता है? तो आप यहाँ पे देखिए, खा वाला जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये इतना दिया हुआ है। देखिए ये इतना। और अगर ध्यान दें तो ये भी कितने नंबर का? 1 नंबर का है, क्योंकि ये भी क्या है? एक बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। तो आपको क्या करना रहेगा? ये जो 4 कृतियाँ दी हुई हैं, किसी एक का लिखना रहेगा। तो आपको कोई ज़्यादा वो नहीं है। अगर हम पहले पहले किसकी बात कर लें? पहले बात कर लें सन्यासी। तो सन्यासी के लेखक कौन है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। अगर दूसरे की बात करें, क्या है? रस मीमांसा। रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर बिखरे पन्ने की बात की जाए तो बिखरे पन्ने किसके हैं? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के हैं। उसके बाद अगर आत्मकथा की बात की जाए दोस्तों, तो आत्मकथा किसकी है? तो आत्मकथा कथा है बनारसी दास जी की। किसकी है? बनारसी दास जी की। तो आपको यहाँ पे हमने चारों को बता दिया, लेकिन यहाँ पे आप देखिए क्या लिखना था।
यहाँ पे ध्यान से देखिए, किसी एक कीर्ति के लेखक का नाम लिखना था। आपको हमने चारों बता दिया, जो मर्जी का है वो आप लिख सकते हो। तो ये भी कितने नंबर का, ये भी 1 नंबर का है। तो आपको केवल यही डालना रहेगा, प्रश्न नंबर 1 के ख का उत्तर उसमें से। अब आप 1 का लिखना चाहते हैं, जैसे मान लो सन्यासी का लिखना चाहते हैं, तो वहाँ पे डालिए फर्स्ट नंबर रोमन अंक में, उसके बाद डालिए सन्यासी, और सन्यासी के बाद डालिए लेखक का नाम। लेखक का नाम क्या डालेंगे, लक्ष्मी नारायण मिश्र। इसी तरह से आपको लिखना रहेगा। अब फिर अगला क्वेश्चन अगर देखें हम लोग, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, माटी की मूर्तें। ये दिया हुआ है, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है। आपको ये बताना है कि ये किस विधा की रचना है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो कितने, एक एक नंबर में दिए गए हैं, कोई भी एक नंबर से ऊपर नहीं है। मतलब आपको एक लाइन में लिखना रहेगा उत्तर। तो यहाँ पे पूछा किसका गया है, इसमें पूछा गया है कि माटी की मूर्तें किसकी रचना है। तो माटी की मूर्तें किसकी रचना, किस विधा की रचना है। तो किस विधा की रचना है, तो ये है शब्द चित्र संग्रह विधा की रचना है। किसकी है, शब्द चित्र संग्रह विधा की रचना है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, डायरी विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। ये वाला देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है, डायरी विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखना है। तो डायरी विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखना है, तो आप 2-3 के नाम जान लीजिए। डायरी विधा के कौन से, श्री राम शर्मा जी हैं, धीरेन्द्र वर्मा जी हैं, उपेंद्र अस्क हैं। ये सब किसके हैं, डायरी विधा के ही लेखक हैं। अगर देखा जाए तो समालोचन विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो कोई बात नहीं, समालोचन विधा के एक लेखक का नाम हम लोग लिख देते हैं। तो एक का क्या, 2-3 का इनका भी देख लेते हैं। इनके रामचंद्र शुक्ल हैं, समालोचन के किस कौन है, रामचंद्र शुक्ल हैं, महावीर प्रसाद हैं और हजारी प्रसाद हैं। ठीक है, ये सभी लोग कौन हैं, समालोचन विधा के लेखक हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे देखें दोस्तों, तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया हुआ है। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न में पूछा गया है, ये देखिए 2 नंबर का। पूरा ये ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा देख लेते हैं। तो इसमें 2 नंबर का दिया हुआ है, रीतबद्ध कवियों में से किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखने हैं। तो आपको प्रश्न नंबर 2 के का उत्तर डालना रहेगा। और ध्यान दें, तो ये कितने कितने नंबर का है, 2-2 नंबर का है। कितने कितने नंबर का है, 2-2 नंबर का है। ये देखिए, ये देखिए, और ये एक एक नंबर का है। ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो 2-2 नंबर का है। तो किसी 2 कवियों के नाम लिखना रहेगा। तो रीतबद्ध कवि के 2 नाम लिख दीजिए, चिंतामणि जी हैं, कुलपति मिश्रा हैं, इन सभी को लिख दीजिए। तो 2 आपके नाम हो जाएंगे। उसी प्रकार से अगर देंगे तो प्रश्न नंबर 2 के खा का उत्तर डालिए, और उसमें से देखिए दिया है, निम्नलिखित रचनाओं में से किन्हीं 1 मिनट, क्या दिया हुआ है, किन्हीं 2 रचनाओं के रचनाकार का नाम लिखिए। तो आपको किन्हीं 2 रचनाओं के रचनाकार का क्या लिखना रहेगा, नाम लिखना रहेगा। तो यहाँ पे अगर देख लें तो ये क्या लिखा है, पलाशन। ये क्या लिखा है, पलाशवन। तो पलाशवन के रचनाकार कौन है, तो पंडित नरेंद्र शर्मा जी हैं। कौन है, पंडित नरेंद्र शर्मा जी हैं। अगर दूसरा देखें यहाँ पे पल्लव, तो किसके देखें, पल्लव। तो पल्लव के रचनाकार कौन है, तो पल्लव के हैं सुमित्रानंद पंत जी। अगर पंचवटी की बात की जाए तो पंचवटी के रचनाकार कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। उसी तरह से अगर अगले की बात की जाए, मान लो यहाँ पे आपको हमने 3 बता दिया, लिखने कितने हैं, मात्र आपको कितने लिखने हैं, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है 2। कितने लिखे हुए हैं, 2। आपको केवल 2 के लिखने हैं, लेकिन हमने आपको चारों का बता दिया है। परशुराम की प्रतिज्ञा नहीं बताई। तो ये परशुराम की प्रतिज्ञा किसकी है, तो अगर देखा जाए तो परशुराम की प्रतिज्ञा शायद रामधारी सिंह दिनकर जी की है। ठीक है, उसी हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे देखिए अगला नंबर ये जो दिया हुआ है, नई कविता के किसी एक कवि का नाम लिखिए। तो आपको नई कविता के किसी एक कवि का नाम लिखना रहेगा। तो नई कविता के एक कवि लिख लीजिए, डॉक्टर जगदीश गुप्त जी को लिख दीजिए उसमें। ठीक है, इसी तरह से आपका ये प्रश्न समाप्त हुआ। फिर यहाँ पे देखते हैं 3 नंबर। अब आ जाते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में आपको यहाँ पे देखिए, 3 नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है, किसी एक गद्यांश के नीचे किसी गद निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको क्या करना रहेगा, ये जो यहाँ पे यहाँ से और यहाँ तक ये गद्यांश दिया हुआ है, इनको आपको पढ़ना रहेगा। क्या करना रहेगा, पढ़ना रहेगा दोस्तों। तो पढ़ लेते हैं। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किसी तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने चट्टानों और अपने संदेश खोदे। चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, मतलब पहले क्या, अपने चट्टानों पे वो लोग, जब उनके पास कॉपी और कलम नहीं होती थी तो वो चट्टान पे क्या करते थे, खोद खोद के लिखते थे। उसके बाद देखते हैं
संदेश खोदे। उसके बाद देखो, तारों के ऊंचे धातु से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबों और पीतलों की क्या परतों पर अक्षरों की मोती बिखेर और उसके जीवन मरण की, उसके बाद क्या है, जीवन मरण की, यहाँ आ जाइए, जीवन मरण की कहानियों सदियों के उतार पर शक्ति चली आई, उसके बाद चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत और विरासत बन गई है। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना रहेगा, उसके बाद इसका उत्तर देना रहेगा। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, ये रोमन अंक में लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ है, निम्नलिखित उपयुक्त गद्यांश के क्या कीजिए, संदर्भ लिखिए। तो आपको क्या करना रहेगा, पहले संदर्भ लिखना रहेगा। तो संदर्भ लिखने के लिए क्या जरूरी है, तो सबसे पहले जरूरी है आपको ये जानना कि ये कौन से पाठ का है और इसके लेखक कौन है। तो चलिए जानते हैं इसके लेखक कौन है। तो लेखक की बात करें तो पहले आप जान लीजिए कि गद्यांश, इसका मतलब जो संदर्भ लिखना होता है वो संदर्भ कैसे लिखते हैं। तो आप डालिए प्रश्न नंबर कौन सा प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है, दूसरा है तीसरा है दोस्तों, तो ये शायद तीसरा प्रश्न है। तीसरे के का उत्तर, तीसरे के का उत्तर डालिए। उसके बाद आप लिखिए, क्या लिखिए, संदर्भ डालिए हेडिंग। ठीक है, उसके बाद आप संदर्भ डालेंगे तो उसमें आप लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा भारतीय पुरातत्व के महान विद्वान श्री भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता शीर्षक निबंध से उद्धृत है। तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि ये अजंता नामक किससे लिया गया है, शीर्षक से लिया गया है। उसके बाद इसके रचयिता कौन है, तो श्री भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। कौन है, श्री भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखिए, संदर्भ हो गया। फिर यहाँ पे दिया हुआ है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको क्या करना रहेगा, व्याख्या करनी रहेगी। तो यहाँ पे अभी देखिए, आपने क्या देखा, यहाँ पे जहाँ तक ये क्या देखिए लाइन पार खींची गई है, सॉरी, यहाँ पे देखिए जहाँ तक लाइन खींची गई है यहाँ तक आपको क्या करना रहेगा, इतनों का क्या करना रहेगा, व्याख्या लिखनी रहेगी। तो आप व्याख्या कैसे लिखेंगे, तो आप डालिए व्याख्या और उसमें लिखिए, मनुष्य क्या जीवन, ये यहीं पर तो लिखा है, जिंदगी मौत की पंजों से मुक्त हो कर उसके अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे हैं। तो आपको ये लिखना, सोचे और किए हैं, तो इसका आपको लिखना रहेगा। तो इसमें लिखना, मृत्यु जो है वो क्या करती है, सबको निगल जाती, मतलब सबको खा जाती है, और सभी लोग इसे छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, मतलब मृत्यु से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है कि वह कृत्य जो रचना है, मनुष्य को कुछ ऐसी रचना कर देनी चाहिए, मतलब कुछ ऐसा कर दे जैसे क्या सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद, इन सभी लोगों ने किया है। हमारे जो पूर्वज थे, इन लोगों ने देखिए कितनी बलि दी है, गांधी जी थे, और इन लोगों ने बड़ा ही संघर्ष किया और अपना नाम करके गए हैं। उसी तरह से कोई नाम करना चाहिए हम लोगों को, जिससे अनंत काल तक आप क्या रहें, आपका नाम विद्यमान रहे, आप उसमें रहें। उसके बाद और सभी चीज़ें आपकी याद करें सभी लोग, और लोग उसे याद भी करें। उसके बाद देखते हैं, किसी व्यक्ति की विशेष और अगली पीढ़ियाँ जाने और सैकड़ों हजारों बाद आने वाली पीढ़ियाँ भी अपने महान पूर्वजों की विशेषताओं और इतिहास की से परिचित हों। तो उनको भी जानना ज़रूरी है कि उनके बाप दादा जो कुछ भी थे, पूर्वज लोग थे, उन लोगों ने कितना संघर्ष किया और कैसे कैसे दिन काटे हैं। तो इन लोगों को आपको बताना रहेगा। ऐसे ही आपको क्या करनी रहेगी, व्याख्या करनी रहेगी। फिर आगे चल के देखते हैं, तो आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3 नंबर का, तो 3 नंबर का ये हो गया व्याख्या हो गई। अब उसके बाद लिखा है, इंसान की खूबियों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए आदमी ने कौन से उपाय किए हैं। आपको ये बताना रहेगा कि आदमी ने कौन से उपाय किए हैं अपनी उसको, तो अब आदमी ने क्या क्या उपाय किए, तो अपनी बातों को आगामी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए व्यक्ति ने पत्थर एवं चट्टानों पर संदेश खुदवाए हैं, ऊंचे चिकने पत्थरों के खंभे बनवाए हैं, तांबे पीतल के क्या बनवाए हैं, पात्र, ठीक है, पात्र पर लेख किए हैं, तथा पर्वत पर गुफा मंदिर बनवाए हैं। देखिए बहुत पुरानी पुरानी मंदिरें, गुफा, और सभी लोग टहलने जाते हैं, तो वो सब क्या किया उन लोगों ने, ये चीज़ याद रखें, इसलिए वो लोग ये सब बनवा के छोड़ गए। इसी तरह से अगर अगली बात करें तो आपको ये करना रहेगा,
अब देखिए यहाँ पे आपको शुरू में ही दे दिया गया था कि निम्नलिखित में से किसी एक के लिखने हैं, कितना, एक का गद्यांश लिखना है। अब मान लो अगर ये आपको नहीं आता तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि मैं तो यही समझता हूँ कि, अब देखना, जब ये कह रहा है मैं तो यही समझता हूँ कि मैं देख, अब अगर आप मान लीजिए वो आता है तो आप वो बड़े शौक से कीजिए, अगर वो नहीं आता तो आप क्या करोगे। तो यहाँ पे आपको ये बताना रहेगा दूसरे नंबर का। तो दूसरे नंबर में भी आपको क्या जानना जरूरी है कि इसके लेखक का नाम और कौन से उससे लिया गया, तो वो, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए आप सभी चीज़ें कॉमन सी हैं। उपयुक्त गद्यांश के क्या संदर्भ लिखिए, फिर रेखांकित के अंश की व्याख्या कीजिए, हमारे देशवासियों को आर्थिक व्यापार की भावना से क्यों प्रेरित होना चाहिए, आपको ये बताना रहता है। तो उसी प्रकार से अगर देखें तो इसके गद्यांश को हम कैसे लिखेंगे, तो इसका गद्यांश जो दिया हुआ है वो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि पहले देखेंगे कि ये कौन से उसका है। तो अगर इसकी बात करें कि ये किससे लिया गया है, तो इसको पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं तो यही समझता हूँ कि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति करनी चाहिए जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं। तो आपको, अगर आपने ये पाठ पढ़ रखा होगा तो आपको याद होगा, ये भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। तो आप कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृत नामक निबंध से क्या है, उद्घृत है। तो आपको ये बताना रहेगा। उसी तरह से आपको यहाँ तक जो कुछ भी ये देखिए दिया हुआ है, एकदम जैसे पहले पिछले वाले में बताए हैं, उसी तरह से आपको यहाँ तक क्या करनी रहेगी, व्याख्या करनी रहेगी। ये देखिए नीचे थोड़ा और छूट रहा है, तो यहाँ तक आपको क्या करना रहेगा, व्याख्या करना रहेगा, उनको बताना रहेगा जहाँ तक लाइन खींची गई है। उसके बाद एक नीचे प्रश्न दिया हुआ है, आपको ये प्रश्न भी करना रहेगा जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर अगली बात करें तो प्रश्न नंबर 4 आपका इसी सामने पे आता है। ये 6 नंबर का प्रश्न है, यानी देखिए ये कितने नंबर का प्रश्न है, ये 6 नंबर का। आपको ये करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, तो ये आपको करना पड़ेगा। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा उनके सौंदर्य, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो आपको क्या करना रहेगा, ये भी क्या है, अभी तक आप गद्य में थे, अब आप काव्य में आ जाएंगे। तो काव्य में आपको इनको क्या करना रहेगा, इनके लिखना रहेगा कि कौन से पाठ से लिया गया है, किसने रचा है, उसके बाद इसकी व्याख्या करना है, उसके बाद काव्य सौंदर्य लिखना है। तो उसके बाद अगर एक आपको हम बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे पहला नंबर दिया गया है, चरण कमल बंदो हरिराई। अगर आपने पढ़ रखा होगा तो ये कौन से पाठ से लिया गया है, तो ये सूरदास द्वारा जो लिखा गया था, सूर सागर, उसी में से लिया गया है। तो इसकी आप पहले व्याख्या कैसे लिखेंगे, अभी देखना आप आगे यही पे आता है। ये तो हमें याद भी था, है। तो इसमें आपको क्या करना है, यहीं पर देखिए, यहाँ पे क्या करना है, संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, उसके बाद इनका काव्य सौंदर्य लिखना है। तो आप डालेंगे पहले संदर्भ, संदर्भ में डालिएगा कि यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्घृत है। तो आपको यहाँ पे हम लोगों में एक पाठ दिया गया था पद, तो उसी में से दिया गया है। तो वहाँ पे दिया गया था चरण कमल बंदो हरिराई, है, जाकी कृपा पंगु गिर लांग है, और अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने गूंग पुनि बोलें, और रंक चलें सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तिन पाई। तो आपको ये पूरा याद होना जरूरी, याद नहीं तो कम से कम इसकी व्याख्या करना आपको आना चाहिए। तो फिर व्याख्या में आप लिखेंगे कि आप पूरा इसकी व्याख्या लिखिए कि श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए, और वो क्या कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है, इनकी कृपया हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति जो है वो पर्वत लांघ लेता है, अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है, गूंगा व्यक्ति सब कुछ बोलने लगता है, और बहरा व्यक्ति सब कुछ सुनने लगता है, इसी तरह से बोले हैं। तो आपको क्या करना रहेगा, इनकी व्याख्या करनी रहेगी। उसी प्रकार से अब देखिए, अगर मान लो आपको वो नहीं आता तो आप ये खा वाला, ये मेवाड़ वाला, आप फिर ये भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए प्रश्न नंबर देख लेते हैं कि अगला क्या कहता है। तो प्रश्न नंबर अगला जो 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, ये आपका 3 नंबर का है। ये कितने नंबर का है दोस्तों, तो ये आपका 3 नंबर का है। यहाँ पे देखिए 3 नंबर का है। तो निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए दीजिए। तो आपको यहाँ पे लेखक दिए जाएंगे और उनका क्या करना रहेगा, जीवन परिचय लिखना रहेगा। तो जो लेखक आपके रहेंगे उनका जीवन परिचय भी देखिए नीचे कौन कौन से लेखक आपको दिए गए हैं। अगर बात करें तो कौन कौन से लेखक दिए गए हैं, तो यहाँ पे देखिए पहला दिया गया है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। कौन दिए गए हैं, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो आप अगर जानते हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी तो उनको लिखिए, नहीं पे अगर आप वो नहीं जानते तो आपको यहाँ पे देखिए
कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। राम नरेश त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, रसखान, ये तो आपके काव्य वाले हैं सारे। उसके बाद अगर गद्य वाले में देखें तो यहाँ पे ये देखिए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का मान लो एक हम आपको बता दे रहे हैं रामचंद्र शुक्ल का। अगर रामचंद्र शुक्ल का देखें तो आपको लिखना रहेगा रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में अगोना नामक ग्राम के बस्ती जिले में हुआ था, उत्तर प्रदेश। इस तरह से आपको पूरा लिखना रहेगा। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में इन्होंने चित्रकला का अध्यापन किया। इनकी शिक्षा दीक्षा वहीं पे हुई। ये भाषा संस्कृत मिश्रित खड़ी बोली अंग्रेजी उर्दू फारसी शब्दों के क्या थे, ज्ञाता थे। और इनकी शैली विवेचनात्मक आलोचनात्मक, इस तरह से आपको सब कुछ लिखनी रहेगी। इनकी आपको रचना भी लिखनी रहेगी, 2-3 रचनाएं कम से कम लिखनी रहेगी, जैसे चिंतामणि 2 भाग, और विचार भी थी। उसके बाद रस मीमांसा, अभी आपने पीछे ही पढ़ा रस मीमांसा, उसको भी बताना रहेगा। तो आप जो समझ में आए वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे खा नंबर वाले में निम्नलिखित में से कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। तो आपको यहाँ पे जैसे रसखान का दिया है, तो मान लो रसखान का आता तो रसखान का लिखो, नहीं तो राम नरेश त्रिपाठी दिए हुए उनका लिखिए। और उसके बाद अगर देखें रसखान का पहले नंबर का ही देख लें, तो रसखान का अगर जीवन परिचय आपको लिखना है तो लिखना रहेगा रसखान जी का जन्म 1558 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। और इसके बाद ये गोसाई विठुलनाथ के शिष्य भी थे और कृष्ण के सगुण रूप के उपासक भी थे। और ये सब आपको पूरा इनका लिखना रहेगा। इसी प्रकार से ये आपका 3 नंबर का ये भी है और 3 नंबर का वो भी है। यहाँ पे देखिए 3 नंबर और यहाँ पे भी देखिए 3 नंबर आपका, ठीक है। इसी तरह से आपको लिखना रहेगा। अगर बात करें प्रश्न नंबर 6 की, तो प्रश्न नंबर 6 कहता है निम्नलिखित संदर्भों की संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको क्या करना है, कुछ संस्कृत के वो दिए हुए हैं उनको आपको हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। जैसे इसमें लिखा है अस्मांग संस्कृत सदा गतिशील व वर्तते, ठीक है। मानव जीवनम संस्कृतम ऐसा यथा समयम नावम नावम, और उसके बाद विचारधाराम स्वीकरो होती। इस तरह से आपको पूरा पढ़ना रहेगा और उसका क्या करना रहेगा, आपको उत्तर देना रहेगा कि कौन से उससे पाठ से लिया गया है। ये आपको पहले प्रसंग लिखना रहेगा, इसकी व्याख्या भी लिखनी रहेगी। तो प्रसंग में आप लिख दीजिए प्रस्तुत गद्यांश में हमारी भारतीय संस्कृति के गतिशील और उनके लचीलेपन के बारे में बताया गया। उसके बाद इसका आपको अनुवाद करना रहेगा। आपने अगर आपके हिंदी वाले सर ने पढ़ाया है तो आपकी अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ाया तो आप एक काम कीजिए, हमारे चैनल को यहाँ पे देखिए लाइक किया, सब्सक्राइब की बटन है, ये सब्सक्राइब कर दीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे आपका लाइक का बटन है, लाइक कर दीजिए। और यहीं पे एक शेयर की बटन है, तो आप क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे आप हमसे जुड़ जाएंगे। और आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, जो हम पढ़ाएंगे वो आपको आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपको इसकी व्याख्या करनी रहेगी। अगर मान लो आपको वो नहीं आता तो आपको यहाँ पे अथवा करके एक और दे दिया गया है। यहाँ पे देखिए अथवा लिखा गया, मान लो वो आप करना चाहो तो वो करो और नहीं करना चाहते हो तो ये वाला करो। उसी प्रकार से अगर बात करें प्रश्न नंबर 7 की, तो प्रश्न नंबर 7 में लिखा अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए। और जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो तो आपको एक श्लोक याद करके रखना होगा, तो वो आपको लिखना रहेगा, क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है जो आपके इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है। तो आपको ये लिखना रहेगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये देखिए 7 नंबर के का, और यहाँ पे दिया गया है कि आपको किसमें संस्कृत में उत्तर देने हैं। जैसे वाराणसी नगरी कस्याः कूले स्थिता, तो आपको ये बताना रहेगा। तो आपको कोई बड़ी बात नहीं, आप बता ले जाएंगे। जैसे यहाँ पे पूछा गया, क्या पूछा गया है, वाराणसी नगरी कस्याः कूले स्थिता, तो आपको बताना रहेगा वाराणसी नगरी गंगायाः कूले स्थिता अस्ति, आपको ये लिखना रहेगा। उसके बाद पूछा गया है 2 के बताने, तो एक और देख लीजिए, वीरा केन पूजते, तो वीरा व वीरेण पूजते, आपको ये बता दीजिए। 2 के यहाँ पे आपके आंसर हो जाएंगे। उसी के बाद अगर देखें तो 8 नंबर प्रश्न देख लें। प्रश्न नंबर 8 के का उत्तर क्या, प्रश्न नंबर 8 के का उत्तर ये भी देखिए 2 नंबर का दिया हुआ है, तो आपको ये भी करना रहेगा। निम्नलिखित पंक्तियों में से पंक्तियों के प्रयुक्त रस को पहचान कर लिखिए। तो आपको यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो शोक विकल सब रोवा रानी रूपशील बलु तेज बखानी करहि बिलाप अनेक प्रकारा परहि भूमि
बारह भूमि तल बारह, 12 मतलब ये किसका है, तो ये शोक रस का आपको पता होना जरूरी है। आपने अगर रस को अच्छे से पढ़ रखा है तो आपका हो जाएगा। अगर फिर उसके बाद मान लो आप वो नहीं करना चाहते तो यहाँ पे देखिए अथवा दिया हुआ है, और अथवा में दिया हुआ है हास्य रस की आपको क्या करना है, परिभाषा लिखनी है। तो मान लो अगर आप वो करना चाहते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना है, हास्य रस की परिभाषा लिखनी है। तो हास्य रस की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, आप याद कर लीजिए। 2-3 रस हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे काट भी दिए गए हैं कुछ चीज़ें, तो आपको हास्य रस की परिभाषा लिखनी रहेगी। जैसे लिख दीजिए हास्य रस की परिभाषा, यही लिखना रहेगा, किसी पदार्थ या व्यक्ति के साधारण, किसी पदार्थ या व्यक्ति के असाधारण आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर सहृदय जो विनोद में भाव जागृत होता है उसे हास कहते हैं, उसे हास कहते हैं। यही हास नामक विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है, तो यह हमारा हास्य रस कहलाता है। और उदाहरण पूछे तो बता देना, नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे स्यु समाज निज देखा, और कोवू मुख हीनु विपुल मुख काहू, बिन पद कर कोऊ बहुपद बाहू। तो आपको ये ऐसे एक उदाहरण दे देना है, बहुत सारे उदाहरण हैं, आप जो मर्जी का है वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे बोला गया उत्प्रेक्षा अथवा उपमा अलंकार की क्या करनी है, आपको परिभाषा लिखनी है, और उसके बाद उदाहरण भी लिखना है साथ में। उदाहरण तो उत्प्रेक्षा उपमा अलंकार की आपको पता होना चाहिए। जैसे उपमा का अलंकार की परिभाषा तो आपको पता होना चाहिए, जब किसी वस्तु का वर्णन करने पर उसके लिए एक उससे अधिक प्रसिद्ध वस्तु की क्या की जाए, गुण धर्म आदि से तुलना की जाए, ठीक है। तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है जैसे मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख मयंक सब मंजू मनोहर, मतलब यहाँ पे चंद्रमा से मुख का क्या किया गया है, तुलना किया गया है, इसीलिए ये क्या है, उपमा अलंकार है। तो आप चाहे उपमा का चाहे उत्प्रेक्षा का जो आपको याद हो वहाँ पे आप लिख सकते हैं। उस पर बाद दिया गया निम्नलिखित में प्रयुक्त छंदों को पहचान कर लिखिए। तो आपको यहाँ पे ये छंद दिया हुआ है, इसको आपको पहचान कर लिखना रहेगा कौन सा छंद है। ये भी देखिए कितने नंबर का है, तो यहाँ पे देखिए दोनों कितने कितने नंबर के हैं, तो दोनों आपके 2-2 नंबर के हैं, 2-2 नंबर के हैं, आपको यहाँ पे मिलेंगे। फिर अगर बात करें तो 9 नंबर के का नंबर यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित उपसर्गों के किन्हीं तीन के मेल से एक वो बनाइए। तो आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे कुछ सारे उपसर्ग आपको दिए गए हैं, उनको आपको मिला के कहना रहेगा। जैसे अप का दिया हुआ है, तो अप का क्या हो जाएगा, अपमान हो जाएगा, अपमान हो जाएगा, अपहरण हो जाएगा, अपराध हो जाएगा, अपकार हो जाएगा, अपशब्द हो जाएगा। अनु का बता दीजिए, अनु का अगर पूछ रहा है तो अनु का आप बता दीजिए, अनुभव, अनुभव, अनुभाव, अनुकूल। इसके बाद आपको ये बताना रहेगा, ठीक है। उसके बाद अभी का पूछा है तो अभी का अभिमान, अभिशाप, अभिधारणा, ये सब बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद सु का पूछा है तो सुलेख, सुडौल, सुजान, सुहाग, सुभग, सुपुत्र, सुकन्या, सुशीला और सुमति, सुपुत्री। जो कुछ आपको आता हो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। ये आपको 3-4 कम से कम आपको आने ज़रूरी हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित अगले प्रश्न में देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है ये वाला 9 नंबर का, एक मिनट, ये देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। उपसर्ग का मतलब होता है कि पीछे जुड़ना, और प्रत्यय का मतलब होता है आगे जुड़ना। तो प्रत्यय आपको जोड़ना रहेगा। जैसे यहाँ पे नहीं, उपसर्ग का मतलब होता है क्या, आगे जुड़ना। उपसर्ग का मतलब होता है आगे जुड़ना, और प्रत्यय का मतलब होता है पीछे जुड़ना। जैसे एक कॉमन सा शब्द हर बार आप देखेंगे, आई का हर बार पूछा जाता है, किसका पूछा जाता है, आई का हर बार पूछा जाता है। तो आई का आप लिख लीजिए, चतुराई, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, मोटाई, सफाई, लिखाई, हंसाई, चतुराई, जताई, ये सब आप लिख लेना। उसके बाद वट का पूछा जाता है तो वट का आपको लिख लेना पड़ेगा, सजावट, लिखावट, गिरावट, थकावट, बनावट, ये सब आपको लिख लीजिए। उसके बाद त्वा का पूछा जाता है तो त्वा का अपनत्व, प्रभुत्व, महत्व, ममत्व, उसके बाद बंधुत्व, ये सब आप लिख लीजिएगा। उसके बाद पन का पूछा जाता है तो पन का अपनापन, बचपन, लड़पन, भोलापन, बड़प्पन, पगलप्पन, ये सब आप जो कुछ भी लिखना चाहे वो आप लिख सकते हैं।
उसके बाद अगर बात करें तो प्रश्न नंबर 10, तो यहाँ पे बोल रहा है क्या करिए, किसी दो शब्दों का क्या करना है आपको, समास विग्रह करना है। आपको बताना है कि समास विग्रह करके इसमें कौन सा समास है तथा समास का नाम भी लिखना है। देखिए यहाँ पे यही तो कह रहा है, इस वाले में समास विग्रह कीजिए, उसके बाद समास का नाम भी लिखना है। तो कोई बात नहीं, अगर आपने समास पढ़ रखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है शुभ कर्म, क्या दिया हुआ है, शुभ कर्म। शुभ कर्म अगर आपने समास पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़ रखा है तो आप चिंता मत कीजिए, इसी चैनल पे आपको पढ़ाया जाएगा। तो शुभ कर्म कितना हो, क्या होता है, शुभ हैं जो कर्म। समास विग्रह होगा तो इसका क्या होगा, शुभ हैं जो कर्म। और अगर बात की जाए तो कौन सा समास है, तो ये कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। उसके बाद नवरत्न की बात की जाए तो नवरत्न भी क्या है, कर्मधारय समास है। दो ही का आपको बताना है, नवरत्नों का समूह क्या कहलाता है, नवरत्न कहलाता है। नवरत्नों का समूह, इसका समास विग्रह होगा तो नवरत्नों का समूह हो जाएगा और ये कर्मधारय समास हो जाता है। फिर दिया है निम्नलिखित में से किन्हीं दो के क्या करिए, तत्सम रूप लिखिए। तो तत्सम रूप आपको लिखना रहेगा। तत्सम रूप आपको आना बहुत जरूरी है। तत्सम का मतलब जो संस्कृत से आया वैसे ही रख दिया गया। तद्भव का मतलब जिसको बदल के लिख दिया गया। जैसे कृपा लिखा है तो कृपा का तत्सम क्या होता है, कृपा होता है। आधा का में आधा रा लग जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेह दिया हुआ है, नेह का होता है स्नेह हो जाता है। उसके बाद दिया है निर्गुण, निर्गुण का हो जाता है निर्गुण। और सावन, सावन का दिया है तो इसका हो जाता है श्रवण, श्रावण, ठीक है। इसी तरह से आपको करना रहेगा। फिर लिखा है निम्नलिखित किन्हीं दो के पर्यायवाची लिखिए। तो आपको यहाँ पे आग का लिखना रहेगा, अग्नि, पावक, ये सब आप लिख लीजिए। अग्नि, पावक, ये सब आपको लिखना रहेगा। उसके बाद आपको दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे, तो दूसरा आप किसका, कृष्ण का लिख लीजिए। कृष्ण का घनश्याम, मोहन, केशव, माधव, वासुदेव, ये सब बहुत देखते होंगे आप, गाना वाना सुनते होंगे तो इनका सबका नाम आता रहता है। उसी प्रकार से अब देखें प्रश्न नंबर 10, तो दिया जाए निम्नलिखित दो के क्या करिए, संधि विच्छेद कीजिए। तो आपको संधि विच्छेद करना आना चाहिए कि संधि विच्छेद करने पे क्या होता है। गुरु धन आदेश बराबर गुरु आदेश हैं, तो गुरु आदेश, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी संधि है, संधि कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी। सदा एव, सदा एव, सदा धन एव बराबर सदैव, ये कौन सी है, बृहद संधि है। सदा एव ये हो गया, ठीक है। उसके बाद दिया है महाधन ओघ, महाधन ओघा, ओघा, तो ये क्या हो गया, महोघा। इसी तरह से आपको बताना है। इति धन आदि, इति धन आदि क्या है, इति धन आदि, तो आपको इत्यादि बताना रहेगा। ये कौन सी संधि है आपको ये भी बताना रहेगा, ठीक है। तो आपको ये सब आना बहुत जरूरी है। तो इत्यादि कौन सी संधि है, यण संधि है। इसी तरह से आपको दो को बताना तो दो आप बता दीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों के चतुर्थी विभक्ति का, विभक्ति बहुवचन के रूप में लिखे। तो आपको विभक्ति आना बहुत जरूरी है क्योंकि ये भी 2 नंबर का हर साल पूछा जाता है, किसी साल वो नहीं होता है। तो लिखा निम्न, अगला देखें प्रश्न नंबर 10 के गा का उत्तर। तो यहाँ पे दिया निम्नलिखित में से किसी एक धातु के धातु, किसी एक की धातु लकार रूप तथा पुरुष तथा वचन लिखिए। तो आपको ये भी लिखना रहेगा, ये भी 2 नंबर का आता है दोस्तों। अगर आगे बात करें तो आगे देखा जाए यहाँ पे, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो के संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो आपको यहाँ पे अनुवाद भी करना रहेगा संस्कृत में, आपको संस्कृत में अनुवाद करना भी आना चाहिए। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ इसी चैनल पे बताना रहेगा, बताया जाएगा। और ये कितने नंबर का, ये भी 2 नंबर का होता है और ये भी 2 नंबर का और ये भी 2 नंबर का, दोनों 2 नंबर के होते हैं। उसी के बाद अगर 11 नंबर की बात की जाए तो यहाँ पे दिया है, देखिए 6 नंबर का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। ये कौन सा है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 नंबर का आता है। 6 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है। तो इसमें से क्या करना रहेगा, निबंध आपको लिखना रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या करना है, निबंध लिखना रहेगा। तो यहाँ पे एक दिया है व्यवसायिक विधा पर, व्यवसायिक शिक्षा का महत्व। उसके बाद किसी यात्रा का वर्णन आपको करना रहेगा, जीवन में परोपकार, उसके बाद स्वदेश प्रेम। इनमें से आपको एक का क्या करना रहेगा, आपको निबंध लिखना रहेगा, वो 6 नंबर का आता है। उसके बाद बोला गया है प्रश्न नंबर 12, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो आप में जो खंड काव्य लगता है, मुक्ति दूत लगता है, ज्योति जवाहर लगता है, अग्र पूजा लगता है, या फिर मेवाड़ मुकुट लगता है। मेवाड़ मुकुट या खंड काव्य के आधार पर देखिए सुभाष
जय सुभाष लगता है, या फिर आप में मातृभूमि लगता है, या फिर आप में कर्ण लगता है, जो कुछ भी आप में लगता हो। और उसके बाद कर्मवीर लगता है, कि तुमुल लगता है, कि तुमुल तक, बस इतने ही सारे आते हैं। अब इसमें से आपको क्या करना रहेगा, जो आप में लगता हो वो आपको लिखना रहेगा। तो दोस्तों आपको हमने यहाँ पे बताया है कि आपको हिंदी का पेपर कैसे सॉल्व करें और 70 में से 70 नंबर कैसे लाए। तो जहाँ तक हम सॉल्व कर सके बताए आपको, लेकिन जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न थे उनको हम नहीं बता पाए, क्योंकि ये बोर्ड पे पढ़ा नहीं रहे हैं। और जब आपको बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा तब आपको बताया जाएगा कि किस तरह से किस चीज़ को सॉल्व करें, कौन सी हेडिंग महत्वपूर्ण होती है, क्या कैसे लिखें, अच्छी लिखावट कैसे हो, और नंबर कैसे पूरा प्राप्त करें। तो ये सब आपको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।